बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि जिस अंदाज में धांधली का इंतज़ाम किया गया, उन लोगों का अब इंतज़ाम किया जाएगा जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं। और अब फैसला किया गया है कि अगर धांधली हुई, जिस तरह के इंतज़ामात की खबरें आ रही हैं, तो इनके दफातर के बाहर जाकर पुरअमन मुजाहरा किया जाएगा, जो हर पाकिस्तानी का हक है और आइन इसकी इजाजत देता है। खान साहब को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल होने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हीट महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जिसके ऊपर एक प्रेशर नजर आता है, जिन्हें नजर आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के इंतखाबात को धांधली ज़्यादा बनाया जा रहा है। एक इंपोर्टेड हुकूमत को हमेशा के लिए मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान के हल्के, कुछ ऐसे फैसला साज हल्के हरकत में हैं और हरकत में बरकत डालने के लिए कुछ लोगों का सहारा लिया जा रहा है। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर जब हर तरफ से साजिशें की जा रही हैं, खान साहब ने पाकिस्तान के तमाम इन कुव्वतों को, ऐसे अनासिर को चैलेंज किया है। खान साहब अदलिया हो, खान साहब ने दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग और खान साहब खुद भी एस्टेब्लिशमेंट हो या फिर इंपोर्टेड हुकूमत के आलाकार हो, इन्हें चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। अब खान साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि आपने जो कुछ करना है कर लो, पाकिस्तान की आवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी और पहरा देगी। खान साहब अपने हर खिताब के अंदर अवाम से मदद मांग रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये सिर्फ वोट या पाकिस्तान के अंदर एहतसाब या करप्शन का खात्मा या इन लोगों के खिलाफ अलम अगर बुलंद करना है, ये इमरान खान की ड्यूटी नहीं है, ये हर उस पाकिस्तानी की ड्यूटी है जिसका ये मुल्क है। खान साहब ने अब एक चैलेंज किया है और चैलेंज ये है कि इतवार को जब मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब होंगे तो वो 2 विकेटें गिराएंगे और जब 2 विकेटें गिरेंगी तो इसके साथ साथ तीसरी विकेट फजलुर रहमान की अपने आप ही गिर जाएगी। और खान साहब ये भी कहते हैं कि किसी सूरत भी ज़िमनी इलेक्शन यरगमाल नहीं होने देंगे। एक बाकायदा तौर पर एक प्लान मुरतब किया गया। मैंने कुछ रोज पहले एक वीडियो की और आपके सामने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का प्लान बेनकाब किया, किस तरह ज़िले दफातर बना दिए गए, एक बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया जहां पर लोगों की ट्रेनिंग हुई, फिर इन्हें फील्ड के अंदर उतारा गया, पोलिंग स्टेशंस के अंदर अमला क्या काम करेगा, एक पूरा प्लान, इसे हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बेनकाब किया। अब इसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। जब बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे, डब्बे सामने रखे जाएंगे, उन्हें लॉक किया जाएगा, सील लगाई जाएगी, तो तब हिकमत अमली क्या होगी और फिर पोलिंग स्टेशंस के अंदर पोलिंग एजेंट्स क्या करेंगे, बाहर कौन लोग मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां जहां से भी धांधली हो सकती है वहां पर अपने लोगों को मौजूद रहने के लिए हदायत जारी कर दी और फिर अवाम का इसमें बड़ा फैक्टर होगा जो इतवार को प्ले करेगा। और ऑब्वियसली खान साहब ने पाकिस्तान के नौजवानों को पुकारा है, पंजाब के उन हलकों में जहां पर इलेक्शन हो रहा है उन लोगों को पुकारा, ताकि किसी तरह भी अगर गुंडागर्दी की जाए, कुछ हलकों के अंदर अगर पोलिंग स्टेशंस में नताइज बदलने की कोशिश की जाए, तो आपने एक सख्त पहरा देना है। खान साहब ने पाकिस्तान की अदालतों से भी कुछ सवालात किए और ये सवाल इसलिए किए गए क्योंकि एक फैसला आया है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया व्यूअर्स जब मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं और ऐसा तासुर दिया गया कि शायद ये इंतखाब पर असरअंदाज होगा, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए खान साहब ने अपने बयानिए के अंदर अमेरिका से किस तरह हुकूमत को गिराने के लिए इकदाम किए गए। और खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अब ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि डोनाल्ड लू को किसने हुक्म दिया और डोनाल्ड लू क्या हुक्म दे रहा था अपने हैंडलर्स की तरफ से पाकिस्तान के कुछ लोगों को कि किस तरह हुकूमत गिरानी है। ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से इमरान खान साहब ने किया। अब जवाब इसका नहीं आएगा और आपको याद रखना चाहिए जब भी अदालतों से सवाल किया, कोई तर्जुमान नहीं होता पाकिस्तान की अदलिया का। जजेस ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अगर कोई तौहीन अदालत करता है या कोई सख्त बात करे तो
उस शख्स को तौहीन अदालत के नोटिस में तलब कर लिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपने ये जवाब दाखिल करें अदालत के अंदर कि आपने ये तमाम बातें क्यों कही। अब एक खान साहब के जो सवालात हैं चीफ जस्टिस उमर अता मदयाल से, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। खान साहब ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू किसको पैगाम दे रहा था? आपने, यानी बीइंग अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो आइन और कानून की पासदारी के लिए सब कुछ किया गया, और 12 जज जब एक घर में इकट्ठे हुए, यानी आपके घर में इकट्ठे हुए, तो उस वक्त किसी ना किसी ने तो कहा होगा कि जनाब पाकिस्तान के आइन को पामाल किया जा रहा है, तो खुदारा इसको बचा लें। तो उस वक्त किसी भी उन 12 जजों में से किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि जिस शख्स के बारे में यह बात कही जा रही है कि उसकी हुकूमत को गिराया जा रहा है, और हुकूमत वक्त कौमी सलामती कमेटी में भी यह मामला लेकर चली गई, पार्लियामेंट में इस मामले को उठा दिया गया, तो क्या मुजायका है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जा सके और यह पता लगाया जा सके कि डोनाल्ड लू है कौन, इसे किसके कहने पर पाकिस्तान में भेजा गया, और जो मरासला दिया गया उसकी जुबान क्या थी, लफ्जों का चुनाव क्या किया गया, इन लफ्जों के अंदर कितना जहर था, और यह जहर पाकिस्तान की आवाम के लिए था या सिर्फ इमरान खान के लिए था। आपने पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगा दिया। आपने उस आइन को, जिसकी पासदारी के लिए रात की तारीकी में अदालत लगाई गई कि आइन को ना तोड़ा जा सके, आइन शिकनी ना हो, आपने खुद ही उस आइन को तोड़ दिया और आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। खान साहब ने आज अपने इस जलसे में और अपना जो बयान था वो कौम के सामने रख दिया। खान साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटवाया गया, यानी आपको घर जाना होगा। डोनाल्ड लू एक ये मरासला लेकर पाकिस्तान की तरफ इसे रवाना कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तकलीफ नहीं हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसे आपने याद रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, हुकूमत गिरा दी गई। हुकूमत को खान साहब ने अपने इस मरासले के बाद और पार्लियामेंट में पेश होने के बाद खत्म कर दिया था, याद रखिएगा। बाज लोग ये कहते हैं कि खान साहब ने आइन शिकनी की। आइन शिकनी उस वक्त उस सूरत में होती कि खान साहब असम्बलियां ना तोड़ते, सिफारिश ना करते, खान साहब अपने इक्तदार पर काबिज रहते, लेकिन खान ने ऐसा नहीं किया। कप्तान ने पाकिस्तान की अवाम में दोबारा जाना मुनासिब समझा, क्योंकि वो समझते थे कि अवाम की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर आपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को हमेशा के लिए बरकरार रखना है, तो इसका वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तान की अदालत, यानी पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जाया जाए और उनके सामने अपने आप को पेश कर दें। और व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी इतलात के मुताबिक, और मैं आपको खबर दे रहा हूं, खान साहब ने ये फैसला कर लिया था, और वो इसकी कंफर्मेशन बाद में भी आ गई जब उन्होंने अपने बयानात में इस अमर का इजहार किया कि पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करे कि इमरान खान हुकूमत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इन्हें ये लोग कबूल हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, जिनके चेहरे करप्शन ज़दा हैं, जिनके हाथ करप्शन से भरे हुए हैं, जिनकी तिजोरियां करप्शन के पैसे से भरी हुई, जिनकी औलादें करप्शन के पैसे से बड़ी हुई, जिन्होंने मुल्क से बाहर जदादे बनाई, जो आलाकार इसलिए बन जाते हैं चूंकि इनका ज़मीर करप्शन ज़दा है, जिसको खरीदना आसान होता है। खान साहब ये भी कहते हैं कि जब स्पीकर और सदर पाकिस्तान ने साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, तो तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई? वो कौन सी ऐसी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि इस मुल्क के अंदर इस साइफर की तहकीकात करवाई जा सकें? और फिर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी पर्दादारी है, और वो पूरी कौम अब जान चुकी कि वो कौन है जिसकी पर्दादारी है, और क्यों इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। बाज लोग ये समझते हैं कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम भूल जाएगी, लेकिन खान साहब में क्वालिटी है कि वो इस कौम को कुछ भूलने नहीं देते। जिस तरह की कैंपेन चलाते हैं और बार बार एक बात को पाकिस्तान की कौम के सामने रखते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा ये जजेस जो हैं, जो फैसला दिया गया है, इससे अपनी जान छुड़ा ले। अभी भी वक्त है कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। लीगल फर्टर्निटी के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी नजरसानी दरखास्त दायर की जाए और अदालत के सामने ये नुक्ता रखा जाए कि जो साइफर जिसका जिक्र बार बार इमरान खान ने किया, वो अदालत के सामने मौजूद है, आप क्यों नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करते थे?
اگر یہ معاملہ آپ نے پارلیمنٹ کو بھیجنا تھا اور کہا کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے، ارے یہ بھی تو بات آپ کو پاکستان کی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس پارلیمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس پارلیمنٹ میں پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں اور جن کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، اب وہ وہی فیصلہ کریں گے کہ عمران خان نے آئین شکنی کی یا نہیں کی، سائفر جو آیا وہ درست تھا یا نہیں تھا۔ یعنی جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے قانون اور آئین کو دے دیا اور جو لوگ کسی کے اعلی کار تھے، اب اسی قانون اور آئین کے تحت وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان آئین شکن ہے یا نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر بہت سارے سوالیہ نشان جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اگر چاہے تو یقیناً عدالت کے باہر احتجاج کر سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گی۔ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی کا یہ ماننا ہے کہ ہم باقاعدہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اور ماضی کے اندر نون لیگ کو جب فیصلے پسند نہیں آتے تھے تو وہ ججوں کے یا تو سکینڈلز نکال دیتے یا آڈیو ویڈیوز نکال دی جاتی ہیں، یا پھر انہیں بلیک میل کر کے کمپرومائز سچویشن میں لے گئے جہاں سے وہ اپنی من پسند قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کرواتے رہے۔ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ نواز شریف اور سیف الرحمان صاحب نے کس طرح پاکستان کی عدالت کے اوپر حملہ کیا۔ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ ایک لشکر لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رواج اور یہ ریت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور تحریک انصاف کو اس سے اس لیے بھی دور رہنا چاہیے کیونکہ لوگ موقع کی تلاش میں ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو لپیٹا جا سکے۔ آپ کو بتانے چلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایسا لگتا ہے، اور یہ بات اب زبان زد عام ہے، کہ شاید وہ کسی بڑی سازش اور پلاننگ کا حصہ ہے، اور اس فیصلے کی آڑ میں 24 گھنٹے کے اندر نااہلی، آرٹیکل 6، گرفتاری، صدر کے مواخذے کے ریفرنس اور مقدمات تیار ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹائمنگ کو آپ ذرا چیک کریں، خان صاحب کی کیمپین بالکل اوپر جا رہی ہے، 90 ڈگری کے اوپر، مقبولیت کا گراف اوپر جا رہا ہے، اور یہ کسی سے ہضم نہیں ہوا۔ آپ نے 4 وزراء کے استعفے اس لیے دلوائے کہ خان کا مقابلہ کر سکیں، آپ نے مریم کو اس لیے میدان میں اتارا کہ کوئی سیاسی طور پر وینٹیلیٹر پر نہ رہے بلکہ سیاسی طور پر زندہ رہ سکے۔ یہ سب کچھ بخلاہٹ کے نتیجے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کو لے کر آئے اب شاید وہ بھی کمپرومائزڈ پوزیشن میں اس وقت موجود ہیں، اور انہوں نے مل کر یہ کھیل رچایا کہ عدالتوں سے فیصلہ لیا جائے، خان کو کمپرومائز پوزیشن میں لے کر جائیں۔ لیکن یہ چیلنج اب عمران خان نے پاکستان کے تمام لوگوں کو، وہ جو اس میں شامل ہیں اس سازش کے اندر، کر دیا ہے۔ اس چیلنج کو اتوار کے روز اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک عمران خان کا یہ چیلنج جو دیا گیا عدلیہ کو، دیا گیا باقی لوگوں کو، اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وائبز یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو ہرایا جائے گا بہت کلوز مارجن کے ساتھ، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور کوئی زیادہ بات بھی نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، خان صاحب نے پہلے سے کال دے دی ہے کہ وہ جلوس نکالیں گے، وہ لوگ مارچ کریں گے، وہ لوگوں کو متحرک کریں گے ان تمام فیصلوں کے خلاف، اور اگر دھاندلی سے اس حکومت کو گھر بھیجا گیا، اس الیکشن کو کروایا گیا، تو یقیناً یہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ شکایت لے کر کچھ لوگ فیصلہ ساز حلقوں کے پاس گئے، اور پھر ان کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ الیکشن میں کامیابی حمزہ شہباز شریف کی ہی ہوگی، اور اس لیے یہ مسٹر وائی، مسٹر ایکس کے جو انتظامات جو ہیں ویورز وہ کیے گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خان صاحب نے ایک ہی گیند سے 2 وکٹیں گرانے کا یہ اعلان کیا ہے، اور اتوار کو اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو فضل الرحمان صاحب کی وکٹ ہے، بلکہ فضل الرحمان انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا کہ ڈیزل کی وکٹ بھی خود بخود گر جائے گی، اور اتوار کے دن یعنی الیکشن کے روز جب رزلٹ آئے گا تو وہ لوگ جو جوتے پالش کر کے اقتدار میں آئے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پھر انہوں نے ایک کمپیریزن بھی کیا ہے عثمان بزدار کا باقی لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بوٹ پالشیا نہیں ہے بلکہ وہ میرٹ پر کام کرتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر باقی صوبوں کی حالت سے بہتر جو حالات ہیں وہ عثمان بزدار کی وجہ سے آئے۔ حالانکہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس میں عثمان بزدار کی کارکردگی ویسی نہیں تھی، لیکن یہ خان صاحب نے ضرور صحیح کہا کہ وہ بوٹ پالشیا نہیں ہے جیسا کہ باقی لوگ ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتانے چلیں کہ اب ایک انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر
इलेक्शन कमीशन से सवाल किया। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का किरदार आज से नहीं बल्कि कई माह से, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे पहले भी खान साहब का जो ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा था उसमें भी ये बात उठाई गई, और ये इसलिए भी उठाई जाती रही है क्योंकि किरदार जो इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए था वैसा ही किरदार सामने नहीं आया। खान साहब ने किन अल्फाज में आज इलेक्शन कमीशन को मुखातिब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में गेंद से 2 विकेटें गिराएंगे। इलेक्शन कमिश्नर हफ्ते में 3 दिन लाहौर क्या करने जाता है? और बाज़ लोगों ने ये सवाल भी किया। तर्जुमान साहब ने कहा कि आप जो मर्जी तनकीद करें, इससे पहले भी तनकीद कर चुके हैं, जितनी मर्जी तनकीद करें हम वही करेंगे जो हमें कानून और आइन इजाज़त देता है। खान साहब का इशारा था मरीम नवाज और हमजा शहबाज की तरफ, क्योंकि 3 दिन सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो लाहौर में गुजारते हैं और उन्होंने इसी तनाजुर में ये सवाल किया। तर्जुमान साहब ये कहते हैं कि सियासी लोग अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो मिलता रहे, तो हम किसी को रोक नहीं सकते कि भाई आप यहाँ पर करने क्या आए हैं, और अगर अपनी कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिलेगा तो हम उससे मिलते रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और खान साहब जो अपनी तकरीरों के अंदर बार बार ये किरदार जो सिकंदर सुल्तान का है इसको पर्सोनिफाई करते हैं, नेगेटिव किरदार को, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आलाकार बने हुए हैं। कल को इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको फिर खुद फैसला करना है इस इंतखाब के हवाले से किसने क्या किरदार अदा किया इस इंतखाब को रिग करने के हवाले से। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि अब जो पाकिस्तान के अंदर एक नई लहर चली है और ये आर्टिकल 6 के हवाले से बात की जा रही है। कुछ निकात मेरे पास हैं और एक खबर भी है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आर्टिकल 6, आरिफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान इमरान खान और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए सेनेट में एक करारदाद जमा करवाई गई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से भी कहा गया। करारदाद के मतन के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई का बाकायदा आगाज करने का मुतालबा किया गया है। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि ये काम होना था। आज राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि बताया जा सके कौम को कि क्यों मवाख़ज़े की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है, और एक तरह से इंडिकेटर दिया जा सके, खान को प्रेशराइज किया जा सके। दूसरी तरफ जो हमारे सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उनको भी प्रेशराइज किया जा सके, और एक तरह से ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ऐसी हरकतें जिससे उनके ख्याल में शायद सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब और बाकी लोग जो हैं वो अंडर प्रेशर हो जाएंगे और शायद बैकफुट पर चले जाएं। लेकिन हमने अब तक इमरान खान साहब को जितना देखा इस तहरीक के दौरान और इससे पहले भी, कि आप जब चैलेंज करते हैं ना इमरान खान को, तो ये खान साहब मजीद तगड़े होकर आते हैं, और अब वो मजीद तगड़े होकर आएंगे। और वो लोग जिनकी असेसमेंट पहले दिन से ही ख़राब थी इमरान खान साहब के हवाले से, उन्हें अब ये जान जाना चाहिए कि आपने अगर इमरान खान को रोकने की कोशिश की या कुछ ऐसा इकदाम किया जो जिसके ज़रिए आप समझते हैं कि इमरान खान को दबाया जा सकता है, ये उल्टा पड़ जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा और आप अपने बीरबलों को समझाएं। आपने पहली गलती क्या की, इमरान खान को घर भेजकर, जो इमरान खान के फ़ायदे में साबित हुई। फिर दूसरी गलती क्या की, आपका ख्याल था कि इमरान खान घर बैठ जाएंगे, वो घर नहीं बैठे, उन्होंने अवाम को मोबिलाइज़ किया। और तीसरी असेसमेंट आपकी गलत हुई कि शायद अवाम पीछे नहीं निकलेगी। लाखों का मजमा हर शहर में निकलता है इमरान खान के एक ट्वीट के ऊपर, ये भी आपकी असेसमेंट गलत हुई। और अगर आपने अब अदालतों को रात को खुलवाया, वो तजर्बा भी नाकाम हुआ, दरख्वास्तें दायर कर दी गई, वो तजर्बा भी नाकाम हुआ, सहाफ़ियों पर तरह तरह के केसेस लगाए गए, वो भी तजर्बा नाकाम हुआ, अवाम उनके हक में निकल आई। और अगर आपने अब ये गलती की तो इसका भी नुकसान आप ही को होगा। इजाफी नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इजाफी नोट में कहा गया कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर वज़ीर आज़म की असम्बलियां तहलील की कार्रवाई से अवाम की नुमाइंदगी का हक मुतासिर हुआ है। आर्टिकल 5 के तहत आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। और फिर ये भी कहा गया जस्टिस मजहर आलम की जानिब से कि पार्लियामेंटेरियंस फैसला करें
کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر عمل کرا کر مستقبل میں ایسی صورتحال کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے۔ اب اس معاملے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آج مریم نواز نے تقریر کی کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ پاکستان نے کسی سیاستدان کو آئین شکن قرار دیا۔ اس پورے فیصلے میں کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے جس میں ذکر کیا گیا ہو کہ عمران خان آئین شکن ہے، اور پھر یہ معاملہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ چھوڑا گیا، اس پارلیمنٹ پہ جس پہ پہلے سے ہی بہت سارے الزامات ہیں۔ اور الزام یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی اس پارلیمنٹ کو جس میں راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہے اور جو دوسری طرف جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، یعنی فرد جرم عائد ہونی تھی، نہیں ہو سکی، اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر ان کا بیٹا صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر کسی کا اعلیٰ کار بن کر، کسی کا پیغام لے کر، کسی گورے کو اپنا آقا بنا کر پاکستان کی قوم پر مسلط کر دیا۔ اور ویورز یاد رکھیے گا کہ 17 کے بعد پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل جائے گی، پاکستان کے سیاسی منظرنامہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور بہت سارے ایسے کردار ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں جن کو صرف اور صرف آپ ناکام بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امپورٹڈ حکومت موجود ہے، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو جان بوجھ کر کچھ لوگوں کی طرف سے گھر بھیجا گیا، اگر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو جتنے مرضی جعلی ووٹ ڈال دیے جائیں، پلڑا بھاری ہوگا ان تمام لوگوں کا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔